मार नहीं पाएंगे क्या? वो अब तक मर चुका होगा। मिलिटेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं बचता। स्नेक स्नेक बेचारा बड़ा ही अच्छा जानवर है। खाया हमने जरूर है ट्रेनिंग में। इट द टेस्ट इज एग्जैक्टली लाइक द चिकन। ये यहाँ पे एक मिथ है, लोगों को लगता है कि प्रोबेशन क्लियर होने के बाद ही बलिदान बैच मिल जाता है। ऐसा आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है जब आप गिर रहे होते हैं, अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर। तो उस स्पीड में बैलेंस करना, लाइफ में एक माइलस्टोन मुझसे पूछा जाए तो मैं वो मरूनिंग वाला माइलस्टोन बोलूंगा। मेरा फेवरेट हमेशा हमेशा से M4 रहा है। लेजेंडरी टीममेट कोई नहीं है, ऑल वे लेजेंडरी। एक को कैसे सिंगल आउट करूं? बिकॉज जिस तरीके से हमारे बॉलीवुड में पोर्ट्रे किया जाता है वो सच्चाई से काफी दूर। मैंने आज तक वो उरी वाली मूवी भी नहीं देखी। लक्ष्य के कुछ सीन्स तो फिर भी अच्छे थे। उसमें दिखाया कि वो कैप्टन साहब का कोई पीछे गर्लफ्रेंड थी, वो गाना गा रही है एंड वो ऐसा लिख रहा है। नो, फॉर गॉड सेक। एनडीए की जर्नी स्टार्ट हो जाती है 10th के बाद। I believe the best thing that happened in SSB was, I always stayed honest. And आप जैसे लोग का बहुत बड़ा रोल है उस नेशन बिल्डिंग में। And I wish you all the best. जैन सर। Hi. नमस्कार एंड जय हिंद। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? I'm good. How are you? All good sir, all good. So this is very special episode for all of us, for all the TDF fans. Thank you so much sir, honor to have you here. Well, it's my pleasure that you invited me to come on our platform wherein I could inspire the young, generation. And as I've always been speaking, that I am here to share my experiences so that the folks can learn from my mistakes. And I expect the people to become their better version. बिल्कुल sir. So first of all sir, I have lots of questions from my team and my followers as well. But before all those questions, I would like to ask sir, how was the journey from an aspirant to an officer? The journey was interesting. The journey was challenging. The journey was adventurous. The journey was tough. And I am thankful that you've already introduced me in a manner wherein you spoke that I belong to a small city. Because the exposure in small cities is limited. Yes, and जब आप छोटे से शहर से उठ के किसी बड़े टाउन में जाते हैं, वहाँ आप अलग अलग स्कूल के लड़कों से मिलते हैं, उनको समझते हैं, उनके एजुकेशन स्टाइल को समझते हैं, को-करिकुलर एक्टिविटी में धीरे धीरे पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि हम सभी में कहीं ना कहीं वो हिचक इनिशियली होती है कि मैं क्यों स्टेज पे जाके बोलूं, अगर गलत बोल दिया तो क्या होगा, मुझे शर्म आएगी, दुनिया क्या सोचेगी। सो दैट फीलिंग इज ऑलवेज देयर, स्पेशली जो स्मॉल टाउन बॉयज होते हैं। बट वंस यू गो टू अ बिगर स्कूल इन अ बिगर सिटी, ये चीजें हैं जो सबसे पहले दूर करनी चाहिए। हमारे मन का डर, वहम, सो कॉल्ड शर्म। एंड हाँ, एक बार आप अगर इसमें पैर रख देंगे कि नहीं, देखेंगे जो होगा, गलत होगा तो क्या लोग हंसेंगे, ठीक है हंसने दो, आज हंसेंगे, मे बी दे विल नॉट लास्ट आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 2 years 3 years। क्योंकि मैं तो फिर भी फॉर्चुनेट था, सैनिक स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल से गया था मैं। सैनिक स्कूल में हमारे भुवनेश्वर में बहुत सारे लोग ओडिया मीडियम से आए थे, वर्नाकुलर, कंप्लीटली ओडिया मीडियम। एंड उसमें आज उसमें से कुछ लोग आज यूएस में हैं। सो यू कैन इमेजिन द ट्रांजिशन, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। एग्जैक्टली सर। सर कब मन में आया कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, और क्या इंटेंशन थी? कब ऐसा लगा कि यार मेरा असली मकसद तो इंडियन आर्मी है? When did you feel that? जब मैं बच्चा था और बड़ा हो रहा था, मेरे फादर अक्सर ये स्टोरी सुनाया करते थे। जैसे कि मुझे रामायण महाभारत बड़े छोटे एज में पता था, तो जो वॉरियर का कॉन्सेप्ट होता है, कर्ण कौन था, अर्जुन कौन था, रामायण में राम क्यों गए थे सीता को लाने के लिए,
सो ये कॉन्सेप्ट जो था वॉरियर का, सच और झूठ का, जो हिंदी में शायद मैं ना बोल पाऊं, दी ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ ओवर द इविल, सत्यमेव जयते जो हम बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़े बचपन से समझ में आ गया था। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं 4th जनरेशन फौजी था, तो वो इंस्टिंक्ट्स में था फौज ज्वाइन करना, बट कैसे ज्वाइन करना, क्या रास्ता है उसके लिए, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था जब तक मैं सैनिक स्कूल नहीं गया। 99 में जब मैं सैनिक स्कूल गया, फिर मुझे काफी डायरेक्शन मिल गया अपनी प्रिपरेशन को लेकर, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर। और सर ये पैरा एसएफ जब आपने एनडीए में स्टेप लिया तभी सोच लिया था, या आईएमए जाके, या फिर कब आया मन में? मुझे हमेशा एक फाइटिंग आर्म को ही ज्वाइन करना था। तो जब मैं एनडीए गया, ऑल दैट आई न्यू वाज इन्फेंट्री, एंड देन इन third term I came across a divisional officer who subsequently became my commanding officer in 11. He was a tall, handsome officer, all decked up with his ribbons and badges. So हमें लगा कि अगर कुछ बनना है तो फिर यही बनना है, एंड व्हाई नॉट, क्योंकि हमारे अंदर मेहनत करने की वो तो क्षमता तो थी हमेशा से। हम मतलब आई नेवर शाइड अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड। तो मुझे लगा कि अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो फिर ये क्यों ना ज्वाइन करें पैराशूट रेजिमेंट में, स्पेशल फोर्सेस। तो सर एनडीए में बड़ा क्लियर था। तो सर जैसे ये बच्चे अभी भी देखते हैं वो मैरून बेरेट, वो बलिदान बैज, वो उस टाइम भी आप लोगों को देख के भी वैसा ही फील होता था जो आजकल के बच्चों को होता है ऐसे? ऑब्वियसली और देख के उन ख्यालों में खो जाना कि शायद कुछ साल बाद जब आप उस फॉर्म में हो, जब आप एक्चुअली में मरून बेरे पहन रहे हो, जब आपको आपके ऑपरेशनल टेन्योर के बाद सीओ परमिशन दे कि हाँ अब बलिदान बैच पहनने लायक है ये ऑफिसर, तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही अच्छा फीलिंग होता था। एंड यस, हम ड्रीम करते थे कि हम भी एक दिन ऐसा कुछ करें। सर मैं एनडीए पे भी आऊंगा, आईएमए पे भी आऊंगा, लेकिन एक्साइटमेंट उस बैच को नाम लेने के बाद इतनी बढ़ जाती है कि मैं अपना क्वेश्चन रोक नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस दिन पहली बार वो बैज लगा था सीने पे और वो जो कैप पहनाई गई थी, क्या फीलिंग थी सर, कैसा लग रहा था? अच्छा, ये यहाँ पे एक मिथ है, लोगों को लगता है कि प्रोबेशन क्लियर होने के बाद ही बलिदान बैच मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है। प्रोबेशन क्लियर होने के बाद सिर्फ मरून बेरे मिलती है और आपके जो साइड के स्पेशल फोर्सेस के जो बैजेस थे वो मिलता है। फिर आप उसके बाद बेसिक जंप्स के लिए जाते हैं। उसके बाद यू गेट दी पैरा बेसिक जंप्स वाले जो ब्लू विंग्स होते हैं। ऑपरेशनल टेन्योर के बाद आपको मिलता है बलिदान बैच। मैं तो जब वायुस करने गया था, आई डिडंट हैव द बलिदान बैच ऑन माय यूनिफॉर्म। सो एंड यस, दी फीलिंग इज ग्रेट। क्योंकि वो यूनिफॉर्म में हर छोटी चीज जब जुड़ती जाती है, जब आप सब्सिक्वेंटली पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, वो एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती है, बिकॉज बहुत मेहनत करने के बाद आपको वो बैज, रिबन मिलता है। सो वो रात तो नींद नहीं आती ठीक से बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट। एंड वो खुशी ऐसी होती है कि, एंड मरूनिंग की खुशी तो इट इज अनपैरेलल्ड। मतलब अगर मैं अपने लाइफ का सबसे बड़ा माइलस्टोन अगर मुझे कोई पूछे तो ऐसा एक डेट कौन सा है, मैं जनरली एक डेट, एक फ्रेंड और उसमें बिलीव नहीं करता। बट अगर लाइफ में एक माइलस्टोन मुझसे पूछा जाए तो मैं वो मरूनिंग वाला माइलस्टोन बोलूंगा। दैट वन डे वाज द मोस्ट स्पेशल। बिल्कुल सर, वो सच में मैं मतलब यहाँ से अगर सोचूं तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं हर एक डिफेंस एस्पायरेंट को है कि अगर मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, अगर नेवी या एयरफोर्स, तो बेस्ट क्यों ना ज्वाइन करें, स्पेशल फोर्स क्यों ना ज्वाइन करें। तो बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान होता नहीं है। उस पर भी हम बातें करेंगे सर, कितना मुश्किल होता है। अब मैं आता हूं फिर से एनडीए से स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी को। सर एनडीए कौन सा अटेम्प्ट था, कौन सी एसएसबी थी, कैसे प्रिपेयर किया आपने, कैसा था एनडीए? मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं बता पाऊंगा, फिर भी एनडीए की जर्नी स्टार्ट हो जाती है 10th के बाद।
बिकॉज हमारे टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था, इट वाज 2005 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 मैं 11th में ही था या 4 था, 5, मैं नंबर्स में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। सो बिकॉज आप 11th में होते हैं, आपको एग्जाम देना होता है फर्स्ट अटेम्प्ट सैनिक स्कूल वालों को, एंड उसमें जो मैथमेटिक्स आता है, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज वो तो इंग्लिश की नॉलेज या तो आपको है या तो नहीं है, जनरल एबिलिटी इज जनरल नॉलेज, आप पढ़ते रहिए। मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12th का पूरा सिलेबस आता है। सो while you are in class 11th, you are expected to finish the complete mathematics of class 12th and then sit for the exam and then take your exam. Right. तो उसके लिए एक तो ज्यादा मेहनत इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि सिलेबस कवर करना था, दूसरा we did not have the option to move out in our spare time and get the benefit of coaching classes or the tuitions. So मेरे पास एक प्रदीप मैथमेटिक्स होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना मोटा होता था, उसपे सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी आते थे। ओके। सो खुद से लगे रहना, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स बता दिया, एनसीईआरटी बुक्स के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट जो लेवल होता था वो तो काफी ऊपर होता था एनसीईआरटी बुक से, ऑलमोस्ट AIEEE लेवल का आता था। एंड तो वो एक्स्ट्रा मेहनत रात को बैठ के करना पड़ता था, 12, 12:30, 1, डिपेंड मतलब किस दिन क्या रूटीन होता था। एंड अगेन अगले दिन सुबह 5 बजे यू हैव टू गेट अप, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो मिस नहीं करना है, बाकी दिन का रूटीन तो मिस नहीं करना है। तो एक्सेप्शन तो आपको सिर्फ रात को ही दिया जाता था कि आप रात को लाइट्स ऑन करके पढ़ाई कर सकते हैं, नाउ दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। तो रिटन में मेरे मैथमेटिक्स एज यूजुअल बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं हुआ था। आई बिलीव मेरे 50 ऑड क्वेश्चन शायद मैंने सही किए होंगे 120 से। एंड जनरल एबिलिटी वाज माय स्ट्रेंथ, बिकॉज मैं इंग्लिश वाज ओके, सीबीएसई और एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड से आई वाज ओके इन इंग्लिश, आई वाज फेयरली ओके। एंड जनरल नॉलेज पे काफी काम किया हुआ था, क्योंकि जनरल एबिलिटी का जो एक क्वेश्चन होता था उस पे मार्क्स ज्यादा होते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस टाइम आई बिलीव इट वाज 4 मार्क्स फॉर अ क्वेश्चन इन जनरल एबिलिटी एंड इट वाज 2.5 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ था। यस सर। सो आई एक्नॉलेज माई स्ट्रेंथ, एंड आफ्टर एक्नॉलेजिंग मैंने अपना जो मेहनत है उस पर कंसोलिडेट कर दिया कि मैं इस पे ज्यादा मेहनत करता हूँ। एंड फिर मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, एंड देन फिर हम एसएसबी के लिए गए। तो जो बीच में टाइम था वो बड़ा धर्म संकट वाला टाइम था, बिकॉज 12th का बोर्ड भी आ रहा था, एंड मेरा आई थिंक एसएसबी फरवरी महीना में था, एंड मार्च महीने में यू आर सपोज टू अपीयर फॉर द बोर्ड्स, क्लास 12 के बोर्ड्स। फिर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि वॉल्यूमिनस होता है 12th में साइंस, मेरे पास तो चारों था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ दीज, राइट। तो फिर वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना कि मैं कितना टाइम एसएसबी के किस पार्ट को डेडिकेट करूंगा। आप 2009 में एनडीए पास आउट हुए थे, जहां तक मुझे नॉलेज है। यस। एंड 2006 में आपने एनडीए में एंट्री ली होगी, मतलब ये 2005 की बातें आप बता रहे हैं? नहीं, एसएसबी तो 2006 में हुआ ना। हाँ 2006 में, फरवरी में। 2005 रिटर्न से लेके अभी तक की जो बात है। हाँ, रिटर्न 2005 अक्टूबर सितंबर जो भी टाइम होता है, राइट। एंड वो क्लियर हो गया, क्योंकि उस टाइम हम 12th में थे जब रिटर्न हम देने गए थे, बट 12th, हाँ। तो देन वही एसएसबी प्रिपरेशन के लिए उसको प्रायोरिटाइज करना वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एसएसबी गए, बहुत सारे लोग बहुत किस्म के ज्ञान देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे कोचिंग सेंटर से आते हैं, बहुत सारे लोग अपने अलग अलग फसाड्स पोर्ट्रे करते हैं कि भाई आई एम दी वन, बाकी सब में क्या बोलते हैं, पानी कम है, एंड आई एम दी वन इज गोइंग टू मेक इट। हाँ, तो हमारी अपब्रिंगिंग तो ऐसी हुई थी कि हमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर थे, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, दैट स्टे हम्बल, डज नॉट मैटर व्हाट, डज नॉट मैटर who is against you, who is with you, who is trying to compete with you, does not matter. आप humble रहिए, मौका मिलेगा आपको अपना knowledge and capabilities को demonstrate करने का, and that is the time you should go all out, जब आपको मौका मिलता है। And I believe the best thing that happened in SSB was, I always stayed honest. There was never a situation where I tried to portray a false facade to impress somebody, be it my peers or my instructors or my
इवेल्युएटर्स जो मुझे हमें बैठ के दिन रात इवेल्युएट करते थे, राइट? क्योंकि वो पूरे 5 दिन आपको कोई ना कोई असेस कर रहा होता है, आप कैसे खा रहे हैं, क्या टाइम पे उठ रहे हैं, सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं, ग्रुप में कैसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, साइकोलॉजी कैसी है। ऐसा तो नहीं आप दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर से यू आर शैलो एंड एग्जैक्टली। एंड देन एसएसबी हो गया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कितने लोगों का क्लियर हुआ था, बट बहुत अच्छा पास परसेंटेज था मेरे वाले ग्रुप का, एंड इट वाज इन भोपाल। एंड देन उसके बाद इट वाज फॉलोड बाय मेडिकल्स। मेडिकल्स में कोई खासा प्रॉब्लम हुआ नहीं, सैनिक स्कूल टाइप थे, हमारा हर साल सैनिक स्कूल में ही मेडिकल होता था, तो हमें मोटा मोटा पता था आर्मी मेडिकल्स की जो भी आप वेट हाइट रेशियो एंड कोई मेजर डिफॉर्मिटीज कहीं कुछ था नहीं, सो वो भी हो गया। एंड देन 12th बोर्ड के बाद फिर देन मेरिट लिस्ट आउट हुआ एंड हो गया, फिर आई ग्रेट वेंट एंड ग्रेट। रिपोर्टेड। तो अब आप एनडीए आ चुके हैं इस सेशन के हिसाब से, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी एक मैंने सुना था एक किस्सा जो आपने कहीं बताया भी था, शायद विजय नायर सर के सेशन में ही बताया था, कि आपने मतलब मदर ऑफ इंसिडेंट वाली एनडीए की कुछ हुआ था ऐसा कि आपने ऐसे फेस टू फेस कर लिया था। सर व्हाट वाज दैट स्टोरी सर? एनडीए में वो पहली और आखिरी बार हुआ है। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा स्टोरी यहाँ पे, बिकॉज आई बिलीव आपके जो व्यूअर्स हैं वो कुछ और सुने तो इंस्टेड अच्छा होगा। बट व्हाट आई टेल यू इज, वो मेरी गलती थी। अच्छा, गलती इसलिए थी, हाँ, गलती इसलिए नहीं थी कि मैं मोरल ग्राउंड्स पे गलत था। गलती इसलिए थी कि मैंने इतनी मेहनत करके जो पाया था वो खो दिया, सब खो दिया। सो वो एक लर्निंग लेसन है बाकियों के लिए, दैट राइट, जैसा एनवायरनमेंट है, अगर आप हेड ऑन उस पे बार्ज ना करें, सर ना लड़ाएं, you can always find alternate means to convey your point, and you'll always have your chance to convey the point. So wait for the right opportunity and the right chance wherein you convey the point in a subtle manner. अगर आप हेड ऑन जाएंगे तो हर जगह वही होगा, you will be the one who will lose out because आप जूनियर हैं। और ये सिर्फ फौज की बात नहीं है, मतलब कहीं भी जिंदगी में। So that is the lesson that the people should draw, because I'm sure लोगों ने वो लेक्चर भी सुना होगा, because मैं अभी उसको रिपीट करूंगा तो नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। आई जस्ट एग्जैक्टली मैं यही चाहता था कि वो जो एक लेसन था वही आप बताएं लोगों को, एंड आई गॉट माय आंसर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वन मेमोरेबल स्टोरी ऑफ एनडीए सर, जो आप शेयर करना चाहते हो कि ये कभी नहीं भूल सकता एनडीए में, अगर एनडीए की बात होगी तो वो स्टोरी याद आएगी ही आएगी। व्हाट वाज दैट सर? एनडीए वाली स्टोरी बताई है मैंने कि हम थर्ड टर्म में, हम फर्स्ट टर्म में थे, हमारे पोस्टमेट्स में किसी का टॉर्च नहीं आया, एंड एंड ऑफ द टर्म में एवरीबडी वाज बिहाइंड अस कि इनको पकड़ो, पनिशमेंट दो, एंड वी वर ऑल लुका छिपी खेल रहे थे, इधर भाग उधर भाग, पकड़ में आए नहीं लोग। यहाँ तक कि रात में भी आए कि इनको सोते वक्त पकड़ लेंगे, उसमें भी हमने 2 टैप्स चेंज कर दिए, सीनियर का अपने पास लगा लिया, अपना सीनियर के पास लगा दिया। So when the third termer came and knocked the door, कोई और सीनियर निकला, and then he was punished, हम बच गए। फिर ऐसे करके फिर हम लास्ट को एंड ऑफ टर्म में निकल गए। So that one moment, one instance, it was not a moment, was very very memorable, and we still, अभी हम फिर हंस रहे थे उस मोमेंट को याद करके। हम वो तीनों कोर्समेट, मैंने मैसेज किया था, and we were still laughing. ग्रेट सर। आईएमए सर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब जो एनडीए वाले बच्चे हैं जिनको आर्मी में जाना है उनका भी सपना रहता है आईएमए देहरादून, और जो सीडीएस को फोकस करते हैं उनका भी सपना होता है आईएमए देहरादून। तो सर आपका कोई हसीन मतलब ऐसा कुछ स्टोरी जो आपको लगता है कि ये बच्चों को जानना चाहिए और ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल स्टोरी हो, प्लीज सर। हाँ, आईएमए में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास कोई स्पेशल स्टोरी नहीं है। आईएमए का पूरा स्टे ही मेरे लिए स्पेशल था। 7 साल सैनिक स्कूल एंड 3 साल एनडीए। 10 साल के बाद मुझे पहली बार आईएमए में 3 वक्त का खाना मिला, भरपेट ब्रेकफास्ट एंड गुड लंच, गुड डिनर। एनडीए से हम गए थे तो जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे वहाँ पे, हमें एनडीए स्टैंडर्ड से जो लग रहा था। तो टेस्ट भी आप पहले अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। एकेडमिक्स में भी कोई बहुत बड़ा लीप नहीं था, सिर्फ इंक्रीमेंटल इंक्रीज था सिलेबस में। सो पढ़ना भी आसान था।
सो एंड सीनियर्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते, आप जाके सेकंड टर्म में ज्वाइन करते हैं, थर्ड टर्मर्स में आधे आपको जानते हैं एनडीए वाले, एंड जैसे ही आप फिर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं किसी भी गेम में या किसी भी इवेंट में, तो लोग जनरली सीनियर्स क्या करते हैं, जब आप किसी भी इवेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके लिए कुछ दिन तक आपको हर चीज से माफी मिल जाती है, आपको पनिशमेंट्स, ग्रुप पनिशमेंट्स, आपको खाना मिलता है। तो हाँ, मतलब आई वॉज लकी इन दैट मैनर, मैं इवेंट दर इवेंट में पार्टिसिपेट करता रहा, परफॉर्मेंस ठीक होता रहा, पनिशमेंट्स आई में हार्डली कोई पनिशमेंट्स मिले। फिर थर्ड टर्म में मैं बटालियन अपॉइंटमेंट मिल गया, बन गया। फिर वहां भी कुछ प्रिविलेजेस मिलते रहे। तो आई में मैं कहूंगा कि 10 साल के रगड़े के बाद आई में 1 साल मुझे ऐसा मिला जिसमें मैं अपने आप को स्टेबलाइज कर पाया और अपने आप को रिकैलिब्रेट करके पूरी एनर्जी और फोकस को फिर उस तरफ लगा पाया जहां पे मुझे फाइनली किसी एसएफ यूनिट के लिए ऑप्ट करना था। सो आई में गिव मी दैट स्पेस टू सिट, थिंक, introspect, collect all my energy, collect all my efforts, and then redirect into one and the only mission of opting and joining the League of the Parachute Regiment. ग्रेट सर। सर ये क्वेश्चन हमें मिला था और ये क्वेश्चन ऐसे 1-2 रहता तो हम इग्नोर कर देते। ये क्वेश्चन बहुत लाइन में था और बच्चों को बहुत इच्छा होती है ये सब जानने की। तो आईएमए बॉल की बातें कर रहे थे सर, आपका आईएमए बॉल का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, ऐसा है कि दी सैनिक स्कूल फोक्स, मोस्टली नॉट ऑल, हम बड़े ही शाई और वो होते थे, बिकॉज हमने फेयरवेल सेक्स के साथ तो कोई वो किया ही नहीं, इंटरेक्शन किया ही नहीं, हमने ना कभी बात की, ना बैठ के कभी पढ़ाई की, ना वो की कोई और ट्रेनिंग की। तो जाके कन्फ्रंट करना, किसी को इनवाइट करना, उसको उसी आई मीन इनवाइटिंग समबडी इज नॉट द ओनली स्टेप। उसके बाद यू नीड टू एस्कॉर्ट द लेडी, उसको सही तरीके से उनके साथ पेश आना, सही तरीका मतलब फौजी मैनर्स तो हमें पता था, बट देन उसके अलावा जो सोशल एटिकेट्स होते थे जो एक लेडी एक्सपेक्ट करती होगी, हमको तो नहीं पता था। नाउ इट वाज बेटर फॉर पीपल लाइक अस to not go and embarrass ourselves asking a lady to come in the ball, and friends are watching you. हमारे पास कोई बॉल पार्टनर नहीं थी। जो लोग स्किल्ड थे इन सब चीजों में, जो बाहर से आए थे, उनके पास ज्यादातर वही सीडीएस वाले, उनके पास ज्यादा वो होते थे। एक्सएनडीएस के पास अगर आप रेशियो देखेंगे वो कम होता था। ओके सर, ओके सर, मैं कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला सर क्वेश्चन ये था कि इफ फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउ मच डू यू बिलीव इन इट सर? पर्सनल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, आई विल से इट इज 200%। ऐसी कोई चीज मेरे साथ हुई नहीं आज तक जिसमें मुझे फेलियर का सामना ना करना पड़ा हो। सी, इसमें आप 2 लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहला लेसन, दैट यू शुड बी गिविंग योर 100% while you prepare for something, and you should be ready that if you don't succeed, जो मेहनत आपने किया है 100%, that has not gone into waste, वो बर्बाद नहीं हुआ। Right. It will give you a better platform for the next attempt, because by then you would have realized आपने क्या क्या गलतियां की थी, किस वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो वो बर्बाद नहीं हुआ है। दैट इज द पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट। द सेकेंड पार्ट इज, जरूरी नहीं है कि आप फेलियर का सामना करने के बाद ही सक्सीड करें। मैं यही बोलता हूं लोगों को, इफ आई कैन ड्रॉ द राइट लेसन्स फ्रॉम समबडी एल्सेस फेलियर्स, कोई और एग्जाम्पल, आपको एग्जाम वो करने गए, अटेम्प्ट करने गए, एंड यू रियलाइज कि टाइम कम पड़ गया आपको। यू रियलाइज टाइम इसलिए कम पड़ा बिकॉज आपकी मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन सही नहीं थी। राइट। तो मेरे जैसा लड़का क्या करेगा, वो उसको पूछेगा, उसको एनालाइज करेगा एंड कोशिश करेगा कि उसकी गलतियां मैं ना दोहराऊं। हो सकता है मुझसे कोई और नई गलती हो जाए। राइट।
So you should be wise enough, prudent enough to learn from the mistake which other people are or have committed and not repeat them. आप हर दिन एक नई गलती करिए, उसमें से सीखिए, मिस्टेक्स को रिपीट मत करिए. ओके सर, अब IMA पास आउट होने के बाद यू आर नाउ एन आर्मी ऑफिसर नाउ. सो उसके कितने टाइम बाद आपने पैरा एसएफ ऑप्ट किया? कितना टाइम लगा अपने आप को मेंटली कि हाँ अब तो चले जाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं? क्या क्या था सर, वो कैसी जर्नी थी? जब मैं IMA से कमीशन हुआ, आई वॉज कमीशन इनटू 2 पैरा एसएफ. बैंगलोर में थी यूनिट, एंड हमारा रीजन ये था ऑप्ट करने का बिकॉज उस टेन्योर से पहले 2 पैरा में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कैप्टन हर्षनार लेट डाउन हिज लाइफ एंड उनको अशोक चक्र मिला था. तो हमें लगा कि वो गोल्फस्कॉन के हैं और गोल्फस्कॉन की एक लीगेसी है 2 पैरा में, और भी ऑफिसर थे गोल्फस्कॉन के, तो हमें लगा कि 2 पैरा जाना चाहिए हमें. सो 2 पैरा गए हम, वहाँ पे प्रोबेशन स्टार्ट हुआ. प्रोबेशन के दौरान मुझे राइट नी में कहीं चोट लग गया, पता नहीं चलता बिकॉज पूरे दिन आप दौड़ भाग रहे होते हैं कहाँ. राइट. एंड मेरा राइट नी में स्वेलिंग हो गई पटेला में. जब तक मैं रहा तब तक तो टेस्ट पास होते रहा, बट मुझे कहीं ना कहीं मन में वो ग्लानि थी कि मैं प्रोबेशन को उस हिसाब से नहीं कर रहा जिस हिसाब से मेरे बाकी कोर्समेट्स कर रहे हैं. और कल को अगर मैं मरून बेरे पहन भी लूं तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैंने पूरी ट्रेनिंग या पूरा रगड़ा खाया, मतलब या लिया जो भी. राइट. सो फिर वहां पे बड़ा ही मुश्किल डिसीजन था ये, खुद से फॉर्म भरना कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता प्रोबेशन, बिकॉज आपका पूरा टाइम, आपका पूरा फोकस, एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था लाइफ का वहां ऑप्ट करना एकेडमी में, बिकॉज हमारा जो मेरिट था, हम जिस यूनिट में जाना चाहते वो हमें मिल जाता. मैंने पहले भी बताया है कि कुछ यूनिट्स एक्सेप्शनली अच्छा करते हैं कोर्सेज में, आर्मी कोर्सेज में. वहाँ की ग्रूमिंग और वहाँ का प्रिपरेशन ऐसा होता है एंड आप करियर वाइज बहुत अच्छा करने लग जाते हैं. बट समहाउ हमें वहाँ नहीं जाना था, हमें यहाँ आना था स्पेशल फोर्सेस में. अब यहाँ आए और यहाँ भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए. सो बहुत बुरा लगता है, बहुत यू फील हार्ट ब्रोकन एंड आपको लगता है उस मोमेंट में लगता है कि क्या हो गया, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, ऐसा कौन सा इवेंट था जहां पे मैंने अपने आप को बचा लेना चाहिए था और जिसकी वजह से मुझे फिर 40 days इज ऑलमोस्ट हाफ 90 days का प्रोबेशन है एंड मैं नहीं कर पाया. एंड इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक, बट देन आई हैड टू टेक इट. नहीं लेना इज इवन मोर डिफिकल्ट, इट इज इवन वर्स. नहीं लेना तो मतलब डिसीजन लीजिए. 40 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपने मना किया कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा? यस. ओके. एंड फिर मैं वही वापस 15 दिन बाद, बिकॉज टाइम लगता है थोड़ा पोस्टिंग आने में, देन आई केम टू इन्फेंट्री बटालियन. वहां पे सिर्फ मेरा एक ही एम था कि मुझे फिर से ऑप्ट करना है. बट हाउ वुड यू ऑप्ट अगेन जब आप फिट नहीं है, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है? वो एप्रीहेंशन हमेशा रहता है कि इस बार भी गया और कहीं गलत चोट लग गया तो फिर क्या होगा, कैसे आके मुंह दिखाऊंगा. एंड सबके अपने अपने पर्सनल गोल्स होते हैं. मेरा गोल था कि मैं यंग ऑफिसर्स कोर्स विदाउट मरून बेरे ना जाऊं. देन वाईओस आ गया एंड फिर मुझे अपने सीईओ को जाके कन्विंस करना पड़ा कि सर मैं तो नहीं जाने वाला विदाउट मरून बेरे. फिर मेरा प्रोबेशन, मैंने फॉर्म भरा, फिर प्रोबेशन के लिए मेरा कॉल आ गया, फिर मैं आगरा गया. सो फिर देन जून वाला मैं बता ही चुका हूँ पिछले इंस्टेंस में कि जून में मैं गया था आगरा में प्रोबेशन करने. वेदर बहुत अच्छा नहीं होता जून में, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है. गर्मी, वो भी आगरा में बहुत गर्मी होती है. बट वही आप एक बार जब मन बना लेते हैं कि आपको कुछ पाना है एंड आपने एक बार सक्सीड नहीं किया है, आपने सही लेसन्स ड्रॉ किए हैं, तो फिर आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको अप्रोच करते हैं. एंड सेकंड चांस में फिर मेरा हो गया प्रोबेशन, आई मेड इट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप गेमर भी हैं, आप का फेवरेट स्पोर्ट क्या है और आपका फेवरेट स्पोर्ट वो क्यों है, उससे आप क्या सीखते हैं, प्लीज सर. ओके. जब मैं सैनिक स्कूल गया तो मुझे फुटबॉल में बड़ा इंटरेस्ट था. मैं फुटबॉल खेलता था एंड मैं बैक ही खेलता था बिकॉज मेरे किक्स में पावर था. तो
बट मुझे 7th क्लास में मेरे दोनों नी में इन्फेक्शन हो गया। मैं उस डिजीज का नाम शायद अभी प्रोनाउंस ना कर पाऊँ ठीक से। मैं बाद में मैसेज कर दूंगा। एंड वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव बच्चों को वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे दोनों नी इन्फेक्ट हो गए थे, तो मेरा दौड़ना भागना रेस्ट्रिक्ट हो गया। चलना उठना हर जगह हर टाइम पेन करता था, कांस्टेंट पेन। तो मैंने सोचा कि कोई सेडेंटरी गेम पिक कर लेता हूँ जिसमें रिफ्लेक्सेस का काम और मूवमेंट ज्यादा ना हो। फिर मैंने देखा कि वॉलीबॉल अच्छा है, उधर से सीनियर्स लंबे स्मैश मारते थे और मैं इधर से बॉल डिफेंड करता था। तो हमारे जो उधर कोच थे उन्होंने बोला ये बड़ा इंटरेस्टेड लड़का है, इसको रख लो टीम में, देखेंगे बाद में हाउ टू होन स्किल्स। तो 9th में समाओ मुझे एक्स्ट्रा मेंबर बना के रखा गया वॉलीबॉल टीम में, स्कूल टीम में। एंड उस टाइम स्कूल टीम के साथ अफिलिएट होना बहुत बड़ा, हाँ मतलब बहुत इज्जत मिलती थी कि स्कूल टीम में, हाँ बड़ा रेस्पेक्ट मिलता था। तो 10th में जब हम गए तो मुझे मेरे ही क्लासमेट्स और वो बोलने लगे कि तू कितने दिन डिफेंड करेगा, थोड़ा आगे जाके खेल, ट्राई कर। एंड वो स्टेज ऐसा होता है जब आपकी ग्रोथ स्पर्ट आती है, मतलब जब आप लंबे होते हैं, आपका ग्रोथ उस टाइम पे एक मोमेंट में ज्यादा हो जाता है, राइट। तो ये 10th 11th वाला फेज था जब मेरे लगभग 5-6 इंच हाइट गेन हुआ, थोड़ी बॉडी का फ्रेम ब्रॉड हुआ, पावर गेन हुआ। फिर हम खेलते रहे अपने आप, क्योंकि वहां कोई प्रोफेशनल कोचिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं था। So it was all hit and trial, or you would watch your seniors play and you would try and pick the skill from that particular senior, ऐसा होता था, राइट। तो वॉलीबॉल में फिर जुट गए, फिर वहां पे कहीं कहीं बेस्ट प्लेयर मिला, कहीं कहीं बाहर गए तो वहां 2 साल कहीं बेस्ट प्लेयर मिला। तो आपको आपकी एनकरेजमेंट और मोरल और मोटिवेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी मेहनत की आपको रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर तो खेलता ही रहा वॉलीबॉल, एनडीए पूरा एनडीए भी वॉलीबॉल खेला, फुटबॉल भी खेला, बट वॉलीबॉल में ये ज्यादा। एंड आईएमए में भी खेला, एंड दोनों जगह ही में कलर था, इधर मेरिट कार्ड था, उधर हाफ ब्लू था। फिर आईएमए में मुझे वो एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स भी मिला था, एक वो पासिंग आउट कोर्स में जो लिमिटेड 2-3-4 जो भी लोगों को मिलता है। तो यस, वॉलीबॉल ने काफी वो दिया है मुझे, रिकॉग्निशन एंड ग्रेट सम्मान। सर ये क्वेश्चन है, ये कौन सा गेम है? पबजी और सीओडी वालों की तरफ से, कि ये जो रियल लाइफ के कॉम्बैट होते हैं उसमें से ये गेम कितना आपको लगता है कि इफेक्टिव होता है? क्या मतलब कितना डिफरेंट होता है? ऑब्वियसली वो रियल लाइफ है, ये इमेजिनरी लाइफ है, तो हम लोग तो ऐसे ही खेलते हैं कि हाँ आपने तो वो रियल लाइफ में खेला है वो सब कुछ, आपने वो रियल लाइफ में खेला है वो सब कुछ, तो कैसे आप इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई ऐसा सिमुलेटर है, अगर मैं इसको गेम ना कहूं और सिमुलेटर कहूं तो ये ज्यादा एप्ट होगा, राइट। सिमुलेशन में क्या होता है? सिमुलेशन में यू आर पुट इनटू अ सिचुएशन, यू आर किसी भी तरीके का सिमुलेशन हो सकता है, रेसिंग गेम का, फ्लाइंग का, कॉम्बैट का, एंड यू आर पुट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू आर सपोज्ड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, फाइट इट आउट, एज सिंपल एज दैट। एंड पबजी में या सीओडी में अच्छी बात यह है कि लोग ऑनलाइन सर्वर्स में आके टीम बना के भी खेलते हैं, कोऑपरेटिव मोड में भी खेलते हैं, राइट। सो अच्छी बात उसमें यह है कि एक सिविलियन बंदा या एक बंदा जो बिल्कुल जिसने बिल्कुल कदम नहीं रखा है कॉम्बैट में, उसको थियोरेटिकल नॉलेज का काफी ज्ञान हो जाता है। जो लैंग्वेज यूज किया जाता है मैसेज पास करने के लिए, नेविगेशनल एस्पेक्ट्स की कंटूर्स को कैसे पढ़ते हैं। एनडीए जाने से पहले आई वुड अंडरस्टैंड द कंटूर्स, बिकॉज मैं उस टाइम स्कूल में जाके पैसे पे करके साइबर कैफे में डेल्टा फोर्स खेलता था, उस टाइम का जो गेम होता था, तो मुझे कंटूर समझ में आते थे। जब एनडीए में मैंने पहली बार मैप खोला तो सीनियर समझाने लगे, मैं बोला सर मेरे को तो समझ में आ रहा है। बोला कैसे? बोला सर मे बी मैं वहाँ गेम खेलता था, दैट इज हाउ आई रिलेट टू द कंटूर्स। मुझे पता चल रहा है कि यहाँ स्लोप स्टीप है, यहाँ नहीं है, एंड यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिलेगा, वहां से ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, राइट। सो गेम में बहुत कुछ अच्छा है सीखने के लिए, इंटरविजिबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, टैक्टिक्स, कि आप किसी को फ्लैंक से अटैक करते हैं तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है रादर देन गोइंग हेड ऑन। एंड अगर आप प्रोन पोजीशन में हैं तो ओपोनेंट आपको द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओपोनेंट हिटिंग यू बिकम्स लेस, बिकॉज द आपका जो
इमेज है वो छोटा है, ऑब्वियसली उसको ज्यादा मेहनत होगा, मूविंग टारगेट को हिट करना डिफिकल्ट है। तो बहुत सारी अच्छे लेसन हैं, बट बहुत सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल एंड वो है, बिकॉज इट इज अ गेम। आप उसमें वर्स्ट दैट कैन हैपन इज आप मर जाएंगे एंड आप फिर से खेलना स्टार्ट कर देंगे। रियल लाइफ में सेकंड चांसेस नहीं मिलते, तो ना ही आप पूरे टाइम दौड़ सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके, ना आप स्पेस बार दबा के जहां मन किया वहां लेज पे चढ़ सकते हैं, ना आपका ब्रेथ इतनी जल्दी कंट्रोल होता है दौड़ने और उसके बाद व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेक अ शॉट, ना रिकॉइल मैनेजमेंट माउस की तरह होता है, बिकॉज एक बुलेट फायर होने के बाद जो फॉलो थ्रू होता है, जो बैरल का मोमेंट होता है, उसको वापस लाके फायर करना, रिकॉइल को कंट्रोल करना है। तो वो सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, बट आई विल से कि ये जो गेम खेलना है अच्छी चीज है। आप लिमिट में रह के अपने डे को प्लान करके कि मैं इतने आवर्स गेम को डेडिकेट करूंगा, वो आप कर सकते हैं, उसमें से अच्छे लेसन ड्रॉ कर सकते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग के टाइम आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सर अगर इसको हम ऐसे करें तो क्या होगा, अगर इस अप्रोच से जाए तो क्या होगा, दैट इज वेरी नाइस। बट डोंट, व्हाट यू शुड नॉट लर्न फ्रॉम द गेम वाला थिंग इज द फायर फाइट वाला थिंग, कि मेडिकेट लगा लिया। मेडिकेट लगाने का मौका नहीं मिलता रियल लाइफ में, ना ही अलग अलग लेवल के हेलमेट होते हैं कि उस राउंड वो राउंड पेनिट्रेट कर सकता है, ये राउंड पेनिट्रेट, ऐसा नहीं होता। तो आई विल से माइनस दी फायर फाइट वाला चीज, जिसमें मैंने देखा है कि कुछ लोग कूदने लग जाते हैं, उनको बुलेट हिट नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सर तो माइनस दी फायर फाइटिंग, बाकी सारी चीजें अच्छी है। तो सर रियल लाइफ की बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि रियल लाइफ के बैटल्स आपने देखे हैं, आपने ऑपरेशंस भी किए हैं, तो उसके उन चीजों पे हम नहीं जाएंगे कि कैसे कौन सा ऑपरेशन था, क्या था, लेकिन कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगा कि यार उस दिन तो मैं बच गया, वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग स्टोरी ऑफ योर लाइफ। नहीं, ये I'll ask for your apology। ऑपरेशनल चीजें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा एंड विल मूव अहेड। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने पहले ही कहा था सर, जो भी ऐसे क्वेश्चंस लगे जहां पे आप कंफर्टेबल ना हो, यू कैन, आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं कि व्हाट इज दैट थिंग व्हिच कीप्स एन एसएफ ऑपरेटिव मूविंग ड्यूरिंग द कॉम्बैट। अच्छा, मैं इसको एक फौजी एग्जांपल से समझाऊंगा। कैसे समझाऊं? ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड साइट अलाइनमेंट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड साइट पिक्चर। जब आप किसी वेपन पे शिस्त ले रहे होते हैं, तो पीछे का रियर साइड अपर्चर, आगे का फोर साइड टिप, आप बीच में उसको मिलाते हैं और उसको टारगेट की बीच में अलाइन करते हैं। तो ये साइट पिक्चर हो गया। ये अलाइनमेंट के बाद आप क्या करते हैं, आप वापस पीछे आते हैं और फिर से रियर साइड अपर्चर और फोर साइड टिप को बीच में मिलाते हैं। तो इसको कहते हैं साइट अलाइनमेंट, ये पास वाले चीज को। तो फायरिंग में हमेशा साइट अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब पास का नजदीकी गोल जो है, नजदीकी अलाइनमेंट जो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फायर फाइट में इंपॉर्टेंट ये है कि आपके साथ जो आपका बॉडी है वो सेफ है कि नहीं है, आप दोनों का तालमेल सही है या नहीं है, वो एक्सपोज तो नहीं हो रहा है, आड़ से बाहर तो नहीं है। ये मैं इन जनरल सबके लिए बता रहा हूं। अगर फिर उसके ऊपर कोई स्क्वाड कमांडर है, कोई जेसीओ साहब है या कोई हवलदार उस्ताद है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ जाती है, उसके बॉडी के अलावा वो बाकी 5 जवानों की लाइफ की हो जाती है। उस टाइम बिलीव यू मी, बड़ा गोल धुंधला हो जाता है कि बड़ा गोल फलाना को मारना है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज मैं और मेरा बॉडी सेफ है, मेरा जो स्मॉल टीम है वो सेफ है, हमारे पास जो लिमिटेड एम्युनिशन है वो हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं फायरिंग करके, हम लिमिटेड एम्युनिशन को बड़े वाइजली एक्सपेंड कर रहे हैं। और हमारा जो बैकअप प्लान है, अगर ये नहीं होता है या जो भी हमने कंटिजेंसी प्लानिंग की है, उसको आप पहले से सोचने लग जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या करूंगा, क्योंकि उस टाइम सोच के एग्जीक्यूट करने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि मैं और मेरा टीम हम सब ओके हैं। अब जिसके साथ लड़ना है वो तो हम खैर लड़ ही लेंगे, फिर आगे का टैक्टिक्स उसके बाद सोचेंगे कि इंपॉर्टेंट है या नहीं आगे जाके उसको परस्यू करना।
सर एक होता है डेडिकेशन, जोश, और एक होता है मतलब कि मुझे यही करना है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है सर कि हमारे एकेडमी में एक बच्चा है, तो वो मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बट उसने बोला है मुझे डायरेक्टली कि सर प्लीज ये क्वेश्चन पूछना, क्योंकि वो मार्टियर जो इनिशिएटिव है हमारा उसका पार्ट है। तो मैंने उसका Okay. रिक्वेस्ट कंसीडर किया। उसका क्वेश्चन ये था कि उसके अंदर ना बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसके पिताजी की जान गई है लड़ाइयों की वजह से। तो उसके माइंड में क्लियर है कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है और मुझे पैरा एसएफ ही ज्वाइन करनी है। तो सर ये जुनूनियत कहाँ तक सही है, क्या ये सही है, या वो मुझसे पूछा था, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये मेरा पागलपन जो मुझे चढ़ा हुआ है कि मुझे रिवेंज लेना है, वो कहाँ तक सही है। अच्छा, मैं उसको उसी की भाषा में समझाता हूँ। रिवेंज किससे लेना है, कहाँ लेना है? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके फादर का जहां भी ये इंसिडेंट हुआ, जहां भी whichever place he laid down his life, अब जिसने वो इंसिडेंट किया उसको तो आप खोज के मार नहीं पाएंगे मूवी में जैसा दिखाते हैं। नहीं, मार नहीं पाएंगे क्या? वो अब तक मर चुका होगा। मिलिटेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं बचता, वो मर गया होगा। तो आपका जो भड़ास है या रिवेंज है, जिसके लिए या जिसके प्रति था, वो तो वो तो कब का सिधार चुका। राइट। सो आप में जो आक्रोश है उसको आप पॉजिटिव साइड में चैनलाइज करिए। उस गुस्से को, मैं ये गुस्सा इज अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज इस सिचुएशन में गुस्सा किसके प्रति? अगर गुस्सा नहीं है तो उसको चैलेंज बनाइए, उसको पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। देखिए, बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। जिस सिचुएशन में आप हैं, जब तक आप किसी और को कसूरवार ठहराएंगे, तब तक आप मन की शांति नहीं होगी। आपको अपने आप में ये रियलाइज करना जरूरी है कि ये मैं जिस भी सिचुएशन में हूं, मैं शायद हिंदी में ना बोल पाऊं, सी यू माइट नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिचुएशन। आपकी वजह से शायद आप उस सिचुएशन में ना हो, बट यू कैन टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कि मैं जिस सिचुएशन में हूं, मैं यहां से बाहर निकलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। तो बाहर निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होगी जब आप अपने एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे। अपने जुनूनियत या जो ऑब्स्टिनेट जो बिहेवियर है आपका, अगर वो पॉजिटिव तरीके में है कि मुझे कुछ पाना है, जो गाने के लिरिक्स भी तो यही है, बोल में मुझे हर हाल में पाना है, लक्ष्य का जो गाना है, लक्ष्य तो हर हाल में ऐसा, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्य देखेंगे जब मिल जाएगा तब पालेंगे, ऐसा तो नहीं है लिरिक्स, है ना? तो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो जुनूनियत अच्छा है, बट आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना गुस्सा, अपना वो केंद्रित ना करें, बिकॉज आपका फिर वो एनर्जी गलत दिशा में चला जाएगा एंड आप पॉजिटिव तरीके में उसको वो नहीं कर पाएंगे, उसको एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। राइट, ओके, आई थिंक ही गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सर 2-3 क्वेश्चन है जो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमने एक नया मुहिम स्टार्ट किया था पिछले सेशन में कि रैपिड फायर, जिसमें आपको मैं 5 सेकंड दूंगा कि आप सोच लीजिए कि आपको फटाक से आंसर देना है। You will get only 5 seconds. So we start. The first rapid fire question is, favorite operational area, Northeast or Kashmir? Kashmir, I was never lucky enough to go and operate in that area. मैंने पूरा ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट में ही किया है, so the obvious answer is Northeast. I don't know how to operate in J&K. Sir, what do you think gives an upper edge in SF operations? Weapons or the ability of operatives? Obviously, the operatives. SF ऑपरेशन आज नहीं हो रहे हैं, जब से लड़ाई चल रही है ह्यूमन काइंड में, वॉरफेयर जब से चल रहा है, ऐसे स्पेशल ऑपरेशंस तब से हैं। तब से स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स को हमेशा आगे भेज दिया जाता था, रिकॉनेसेंस के लिए स्काउट्स को भेज दिया जाता था। स्पेशल ऑपरेशंस को अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। मतलब वेपन्स चेंज होते रहे हैं, चेंज होते रहेंगे, बट आई मीन जब तलवार था तब भी स्पेशल फोर्सेस थी, जब स्पीयर और बो एंड एरो थे तब भी स्पेशल फोर्सेस थी,
जब राइफल में आपके पास अच्छे राइफल्स नहीं थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ली इनफील्ड और ये राइफल्स थी, तभी स्पेशल फोर्सेस थी। आज अच्छे वेपन्स हैं, आज हैं, तो आगे और भी अच्छे वेपन्स आएंगे, तभी रहेंगे। सो इट इज ऑलवेज द माइंड बिहाइंड द मशीन। Third, sir, what is the dominating feeling in the operation? Urge to be alive or urge to kill? I would say my personal feeling is stay alive. देखिए, जो मिलिटेंट है वो बड़ा ही इल ट्रेंड बंदा है। अगर मैं उसकी कंपैरिजन एक स्पेशल ऑप्स वाले सोल्जर से करूं, उसने पहले ही मान लिया है कि मैं जिस कॉज के लिए मैंने हथियार उठाया है, मुझे शायद मरना भी पड़े। बट मैंने अपने लड़कों को कभी ये नहीं बताया कि भैया ऐसा हो जाए, शायद तुम्हें मरना भी पड़े। कन्वेंशनल वॉर जिसमें एक देश से लड़ रहा होता है, उसमें यस, नो डाउट। बट लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस जो है, CICT ऑपरेशंस हैं, उसमें नो। प्रॉब्लम क्या है, एक स्ट्रे राउंड जो मिलिटेंट ने या मिलिटेंट्स ने फायर किया होगा, जिसमें उसने एम भी नहीं किया होगा, और अगर गलत जगह पे आपको कहीं हिट हो जाता है, आपकी जान चली जाएगी। आपने इतना ट्रेनिंग किया, इतने स्किल्स एक्वायर किए, इतने प्लानिंग की ऑपरेशन के लिए, एंड हुआ क्या, एक स्ट्रे राउंड आया एंड यू लॉस्ट योर लाइफ। वो तो मरेगा, आज नहीं मरेगा, कल मरेगा, कल नहीं परसों मरेगा, बट मेरा टीम दुरुस्त रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली सर। फेवरेट वेपन यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा था, इफ यू वांट कि आप आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। हाँ, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आई कैन आंसर। मेरा फेवरेट हमेशा से M4 रहा है। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द M4 राइफल। मैंने इनफैक्ट वो एक राइफल छोड़ा ही नहीं, 11 पैरा में जितने दिन रहा वही राइफल मेरे पास रहा। ना कभी वो उसमें कभी स्टॉपेजेस आए, ना कभी वो रोक पड़ा। वो कॉन्फिडेंस होता था कि मैं उठा के अगर इतने सेकंड्स में इतने राउंड, अगर टारगेट प्रैक्टिस जब हम करते थे, अगर मैं फायर करूंगा तो मैं आई हिट माय टारगेट। M4 वैसे कभी रियल लाइफ में चलाने का मौका मिला सर कि नहीं मिला उसे? क्यों नहीं मिला? मिला, बिल्कुल मिला। मैं घुमा फिरा के ला रहा हूँ उस क्वेश्चन पे। हाँ, मतलब मैं भी फिर उतना ही आंसर दूंगा। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। फेवरेट अमॉन्ग द टू, क्रॉस बोज और नाइफ्स? नाइफ्स। क्रॉस बो बड़ा इफेक्टिव हथियार नहीं है, उसका रीलोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है क्रॉस बो, फर्स्ट। सेकंड, क्रॉस बो क्या फायर करता है, एरोस फायर नहीं करता, वो बोल्ट्स फायर करता है रियल लाइफ में। बोल्ट में इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन अच्छा करता है फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस, बट जैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाता है, उस बोल्ट का इफेक्टिवनेस इतना ज्यादा नहीं होता, उसकी एरोडायनेमिक्स इतनी अच्छी नहीं होती, वो पंच डिलीवर नहीं कर पाता। नाइफ तो एक ऐसा चीज है जो मल्टीपर्पज है, आप उससे बैम्बू भी काट लीजिए, मुर्गा भी काट लीजिए, आग भी लगा लीजिए, कुछ और आपने शेल्टर बनाना है उसके लिए यू कैन यूज द नाइफ। एंड नाइफ हमेशा रहता है, यू नेवर रन आउट ऑफ नाइफ। नाइफ हमेशा रहेगा आपके पास, नाइफ खत्म नहीं होता, बोल्ट्स खत्म हो जाएंगे क्रॉसबो से कभी। एग्जैक्टली। तो उसका भी यूज किया है सर आपने? नाइफ का तो बिल्कुल यूज किया है। उसके नाइफ के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। मतलब मैं जहां जाऊं, अगर मेरे पास नाइफ ना हो तो मुझे लगता है कि जैसे आप लोग मोबाइल या पर्स लिया है, मेरे पास नाइफ ना हो तो मुझे लगता है पता नहीं कुछ कम लेके जा रहा हूं। सर, हैव यू एवर ईट स्नेक? इफ ईट, व्हिच वन इज योर फेवरेट स्नेक? स्नेक बेचारा बड़ा ही अच्छा जानवर है, खाया हमने जरूर है ट्रेनिंग में। इट टेस्ट इज एग्जैक्टली लाइक द चिकन, बट कोई फेवरेट वाला वो नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज वो भी बड़ा ही अच्छा जानवर है। आई हैव नो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सांप से कि मैं नो। ग्रेट सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यंगस्टर का क्वेश्चन था सर, KTM और रॉयल एनफील्ड? ऑब्वियसली रॉयल। नहीं, आई हैड बोथ द बाइक्स। अभी मेरे पास आई डोंट हैव एनी बाइक नाउ, बट देन आई हैड माय रॉयल एनफील्ड। आई हैड माय शेयर ऑफ ट्रैवल विद द रॉयल एनफील्ड। उसकी कुछ अच्छाइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। देन आई बॉट अ KTM में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, जो इंजन की रिफाइननेस है, जो उसके सेंसर्स हैं, जो उसका एरोडायनामिक बॉडी है। कुछ कॉन्स भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के प्रॉब्लम्स हैं। इंडियन रोड्स में उसके जो स्मॉल व्हील हैं, उसमें
रोड ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. लाइफ इज, मैं यही हमेशा बोलता हूँ, लाइफ इज नॉट अबाउट चूजिंग ब्लैक और व्हाइट. लाइफ इज पिकिंग द बेस्ट फ्रॉम द ब्लैक, bringing the best from the white, putting them together and get the best from both of them. That is what is life. राइट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये बच्चों का क्वेश्चन Okay. हो गया, टीम का क्वेश्चन हो गया, ये गुरुजी मेरा का। क्वेश्चन है कि अगर आप अगर आप ऑपरेशनल एरिया में जा रहे हैं तो आप क्या ऐसे ऑप्ट करना चाहोगे? ऐसे टारगेट लगा के मारना, ऐसे हेडशॉट देना, या गन वन हटाओ, हाथ से पकड़ो और फिर हैंड बैटल? क्या आप ऑप्ट करना चाहोगे और क्या किया है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ने क्या किया है तो इट इज अ डिफरेंट स्टोरी. हैंड बैटल वगैरह कॉम्बैट ये कभी नहीं होता. नहीं ये होता। फिल्मों में आपको जरूर ना, ये फिल्मों में आपको जरूर दिखाया जाता है. अगर आप इंसान के साथ लड़ना चाहते हैं, आपका मोटिवेशन जितना ज्यादा है उसको मारने के लिए, उससे कहीं गुना ज्यादा उसका है बचने के लिए. सो इट इज नॉट वाइज टू गेट इनटू दैट सिचुएशन जहां पे इट इज डू और डाई. एंड व्हाई वुड यू? जब आपके पास सुपीरियर टैक्टिक्स है, सुपीरियर वेपन है, आप अपने जगह पे रहकर उसको मार सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, व्हाई वुड यू लाइक टू गो एंड गेट इनटू अ फाइट? राइट. हम तो जो अनआर्म्ड कॉम्बैट सीखते हैं वो वर्स्ट के सिनारियो के लिए. अगर इस केस में फंस गए तो यू शुड साउंड और यू शुड बी हेल्पलेस कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अभी मैं तो इसकी वजह से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी और मेरा ये हो गया. वो सिचुएशन ना है. बट देन दैट इज नॉट द प्रेफरेंस. नोबडी विल प्रेफर दैट, नेवर. पेट्रियोटिक मूवीज आप देखते ही होंगे, तो उसमें से आपको सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी? नहीं, देखता ही नहीं होगा. एक बार जरूर देखा है, उसके बाद मैंने नहीं देखा. बिकॉज जिस तरीके से हमारे बॉलीवुड में पोर्ट्रे किया जाता है वो सच्चाई से काफी दूर. मैंने आज तक वो उरी वाली मूवी भी नहीं देखी. एंड आई एम श्योर मेरे कोर्समेट्स और मेरे सीनियर्स जो होंगे मेरे फ्रेटर्निटी के, उन्होंने भी नहीं देखा होगा. डिफिकल्ट है उसको डाइजेस्ट कर पाना. जो Do you think Bollywood movies do justice to war movies? may not be even 10%, शायद 10% भी नहीं कर पाते. अगर आप हॉलीवुड, कुछ अच्छे हॉलीवुड मूवीज देखें हैं, उसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले, कुछ ट्रेंच वॉरफेयर वाले मूवीज अगर आप देखें, कुछ स्नाइपर मूवीज देखें, हाँ एग्जैक्ट वो तो आप नहीं दिखा सकते. अगर आप सेविंग प्राइवेट रैन देखें, उसका जो इंट्रोडक्शन वाला सीन है, जस्ट लुक एट द डिटेल्स. उसमें दिखाया है कि वो कैप्टन साहब का कोई पीछे गर्लफ्रेंड थी, वो गाना गा रही है एंड वो ऐसा लिख रहा है. नो, फॉर गॉड सेक, नो. डिटेल्स वाला पार्ट है ही नहीं हमारे बॉलीवुड में. सो मेरे लिए कोई फेवरेट बॉलीवुड मूवी नहीं है. हाँ, एक या दो बार मैंने जरूर देखा है, बट आई कांट टेल कि मेरा उसमें से कोई फेवरेट है या मैं फिर से देखना चाहूंगा ऐसा कोई मूवी. परफेक्ट. लक्ष्य बस फिर भी ओके. लक्ष्य के कुछ सीन्स तो फिर भी अच्छे थे, कुछ सीन्स अच्छे थे लक्ष्य के, बट नहीं, नो फेवरेट मूवीज, ऐसा कुछ नहीं. I don't think sir will reply this question. So there is one question, sir. Who's the legendary SF teammate you want to tell us about? लेजेंडरी टीममेट कोई नहीं है, ऑल वे लेजेंडरी. एक को कैसे सिंगल आउट करूं? अरे एक को हाउ डू यू सिंगल आउट वन गाई? मेरे स्काउट्स इंपॉर्टेंट थे, मेरे पीछे जो जेसीओ साहब चलते थे वो उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मेरे एनसीओ जो स्क्वाड संभालते थे वो इंपॉर्टेंट थे. हाउ डू आई सिंगल आउट वन पर्टिकुलर गाई? आई कांट. स्कूल की दोस्ती नहीं है मेरे भाई कि मैं उसी के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, शाम को बैठ के बाइक पे घूमने जाता हूँ. ऐसा नहीं होता वहां पे. Exactly. Sir, I don't think sir will answer your question, man. Vinith, how many kills, sir? You won't answer, right, sir? ये पबजी गेम नहीं है, मैंने पहले भी बताया ना, ये पबजी गेम नहीं है. नहीं तो मैंने पीछे एक बोर्ड लगा देना था कि मैंने इतना किलोमीटर गाड़ी चलाया है, इतनी बार वो किया है, इतनी बार ये किया. आस्क समथिंग व्हिच इज गॉट सम एसेंस, जिसमें मैं कुछ रिप्लाई करने लायक रिप्लाई कर सकूं. कितने किल्स हैं सर, कितना वो है सर, नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा. ये सारे क्वेश्चंस आपको डीएम में भी आते होंगे सर, परेशान कर रखा होगा. कुछ बच्चे पूछते हैं, फिर मेरे को उनको बड़े प्यार से कहना पड़ता है कि भैया मतलब
don't cross the lines. I mean, just because we are on Exactly. internet, you don't become my friend. ये तो हम Right. आपस में एक दूसरे को नहीं पूछते. सही बात है. And what would you get? मतलब अगर मैं बोल दूं मेरे कोई इमेजिनरी नंबर है, मेरा मान लो इमेजिनरी नंबर है 57 किल्स, तो तुम क्या, व्हाट कंक्लूजन विल यू ड्रॉ एंड हाउ वुड यू नो कि मैं सच बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली. सो ये तो वो क्वेश्चन हो गया ना, मतलब जिसका ना कोई सर है ना पैर है. आस्क समथिंग विच यू वुड लाइक टू नो, जिसमें मैं आपको बता के आपकी कोई हेल्प कर सकूं. मेरे स्टैट्स मत पूछो कि सर आपके बाइसेप्स कितने इंच के हैं, मैं बोलूं 15 इंचेस के हैं. सो हाउ डज इट मैटर? एग्जैक्टली. आप अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर क्या एक्सरसाइज करने से मेरे अपर आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो शायद मैं बोल पाऊं कि आप पुलअप्स करिए, रोप Exactly. करिए, कुछ बाइसेप कर्ल्स करिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना बाबा. मैं कोई ओके सर, तो हम्म यही क्वेश्चन सर मैं पूछूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लिस्ट में भी था कि जैसा कि सर Okay. अभी लॉकडाउन का माहौल है और कोरोना की वजह से बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं और भी Okay. नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो लोग, उनका एसएसबी आने वाला है या उनका रिटन एग्जाम क्लियर होने के चांसेस हैं, उन्हें फेस करना है आने वाले टाइम में, तो उनको ऐसे कौन से एक्सरसाइज होंगे जो आप ऐसे कहोगे कि आपको ये घर पे करना चाहिए? इंडिया के जो सबसे बड़े रेसलर रहे हैं, गामा पहलवान, जो आई बिलीव जो अनडिफिटेड थे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी, गामा पहलवान, जिन पे फॉरेनर्स आके रिसर्च करते हैं. गामा पहलवान कौन से जिम में जाते थे? गोल्ड जिम. नॉट एट ऑल. हमारा देसी, ऑब्वियसली हमारा देसी वर्कआउट जो कल्चर रहा है इंडिया में, पुशअप्स का, पुलअप्स का, चिन अप बार तो लगा ही सकते हैं आप घर में. एग्जैक्टली. अमेजोन पे, डेकाथलन में हर जगह मिलता है. स्क्वाट्स का, काफ रेजेस का. अगर आप देखिए, मैं तो कोई प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ. अगर आप यूट्यूब में पेजेस खोलें और कुछ अच्छे फॉरेनर्स को फॉलो करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली मैंने इंडियंस का जो पेज देखा है, ये मेरा व्यू है, मोस्ट ऑफ देम आर फेक. मोस्ट ऑफ देम वो आपको गलत पट्टी पढ़ाएंगे, शॉर्टकट्स बताएं, ऐसा कर देने से यहाँ का फैट कम हो जाएगा. बिल्कुल नहीं होता ऐसा. बॉडी एक कंपोजिट चीज है. ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसको आप करें और आपके 6 पैक्स निकल आए और आपके बॉडी में फैट रहे. ऐसा नहीं है. अगर कुछ अच्छे पेजेस आप देखें, थोड़ा रिसर्च करें, एक दिन की मेहनत लगाएं, आपको मिल जाएंगे जिसमें फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइजेस मिलेंगे. एंड पूरी आर्मी की ट्रेनिंग का बेस ही वही है, अपने बॉडी को कैरी करना. आर्मी के सारे टेस्ट, किसी भी टेस्ट में डंबल उठा के बाइसेप कर्ल्स नहीं करने हैं, ना ही अपने बेंच प्रेस करना है. पुलअप्स मारना है, चेस्ट टच करना है, टो टच करना है, रोप चढ़ना है. लड़ाई में भी तो यही करना है ना भाई. आपने अपने बॉडी को कैरी करना है, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, प्लेन्स में, फॉरेस्ट में, पानी में, बरसात में, बर्फीले इलाकों में. तो अपनी बॉडी को कैरी करने की एक्सरसाइजेस सीखने में कितना टाइम लगता है? एक दिन में यू विल फाइंड आउट 10 गुड एक्सरसाइजेस. कंटिन्यू करते रहिए घर में. एग्जैक्टली. ओके सर, फ्री फॉल के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, क्या आप प्लीज शेयर Okay. करना चाहेंगे कि कैसा था फर्स्ट फ्री फॉल आपका? फर्स्ट फ्री फॉल ऐसा था कि हमारा एग्जिट था एंड एयर अवेयरनेस 0 था एंड 5 सेकंड्स के बाद हमें वो पुल करना था अपना हैंडल. एंड फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे मन में वही था कि कहीं टंबल ना हो जाए, डिसबैलेंस हो गए तो फिर कॉर्ड पुलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ, बट भगवान की कृपा से हमारा जंप ठीक था, कभी इमरजेंसी नहीं हुआ. फ्री फॉल में बड़ा स्टेबल एग्जिट हुआ था. 5 सेकंड के बाद हमने 5 सेकंड, क्योंकि काउंट करके खोलना होता है उस टाइम, शुरू में जोर जोर से काउंट करना होता है. एंड पहले 5-7 दिन तो नींद नहीं आई मुझे, बिकॉज इतना कुछ प्ले कर रहा होता है कि अगले दिन जंप है, इतने सारे. इट्स अ हाई स्पीड गेम, यू नो. आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है जब आप गिर रहे होते हैं, अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर. तो उस स्पीड में बैलेंस करना, पैराशूट खोलना, पैराशूट खोलते वक्त अगर कुछ हो गया तो उसको कैसे रिएक्ट करना, सारी ट्रेनिंग दी जाती है. बट देन अगेन, तो पहला 1 वीक मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ सोने में, बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ कोई इमरजेंसी नहीं हुई कभी फ्री फॉल में. सर ये एक वीडियो वायरल होती है पैरासिप की, वो जो कुछ पीते हैं और फिर उस कांच को तोड़ के खाते हैं. हाँ सर वो बोरोसिल.
हाँ, तो वो सबके साथ होता है या हाँ। कुछ स्पेशल लोगों के साथ होता है? नहीं, डिपेंड्स कि कौन सी यूनिट है। हम्म, वो बोरोसिल ग्लास है, वो द साइंस ऑफ मेकिंग दैट ग्लास इज सच दैट इट डज नॉट हार्म यू व्हेन इट गोज इनसाइड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रैक्टिस को भी धीरे धीरे कम कर दिया गया है। एंड दैट बिलीफ सिस्टम और दैट ट्रेडिशन इज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। हर यूनिट में नहीं होता, मैंने नहीं खाया कभी कोई कांच, बट मैं लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये हुआ है। तो राइट, यू शुड नीदर बी स्केयर्ड नॉर बी लुकिंग अप टू दैट मोमेंट। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक। एग्जैक्टली। एट लास्ट, जो यहाँ पे यंग एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपने जो जर्नी जी है अपनी, आपने जितने एक्सपीरियंस देखे हैं, आपने जितने फेलियर्स, क्योंकि मुझे जहां तक आपसे बात करके लगा है कि एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जहां पे आपको फेलियर नहीं मिला, आपने हर जगह स्ट्रगल किया है। तो ये बच्चों जो हैं, जो आपको देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उनको वैसे ही प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ सजेशन और टिप्स अगर आप देना चाहेंगे तो ये इनके लिए और हमारे लिए एक बड़ी बात होगी। अच्छा, लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लाइफ को प्लान करना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन है। कुछ लोग प्लान नहीं करना चाहते एंड दे वांट टू टेक द वे इट इज कमिंग। बट अगर आप मुझसे पूछें, आई वुड से आपको अपनी लाइफ को प्लान करना चाहिए। आपको एक लॉन्ग टर्म गोल पता होना चाहिए। यू कैनॉट एक्चुअली प्लान योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, यू कैनॉट। बट आपको पता होना चाहिए कि शायद 50 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। अगर वो आपको पता है तो आप अपनी लाइफ को स्लोली ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि मैं अगले 2 साल में क्या करना चाहता हूँ। अगले 2 साल में एनडीए क्लियर करना चाहता हूँ, कैसे क्लियर होगा? मुझे रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है, कैसे होगा? मुझे मैथ्स और जनरल एबिलिटी अच्छा करना है, कैसे होगा? मैथ्स में 10 चैप्टर हैं, कैसे होगा? 10 चैप्टर में पहले ये 4 चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, सो लेट मी प्रिपेयर दीज 4 चैप्टर्स फर्स्ट। ये 4 चैप्टर में 2 मेरे को समझ में नहीं आते, छोड़ दो। उसके बाद के 6 चैप्टर में देखो किसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है, वर्क ऑन दोज थिंग्स। सो दैट प्लानिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज आई विल से इंडिस्पेंसिबल। बिना प्लानिंग के अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही गोल की तरफ आपको पुश कर रहा है, उसकी गारंटी नहीं होगी। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपने मेहनत तो की बट डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। प्लान बनाने में टाइम इन्वेस्ट करिए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद उसके हिसाब से आप गोल्स को टिक करते रहिए, आपने किसको अचीव किया किसको नहीं किया। सो व्हेन यू लैंड अप इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू आर सो मच कॉन्फिडेंट, मैंने सब प्रिपेयर किया हुआ है एंड ब्रिंग ऑन, आने दो। vis-a-vis you going to the examination scared, पता नहीं क्या आएगा, कैसे करूंगा, how do I face? So that is one important thing for you people. Plan and then execution के time it will always be difficult. आपको हमेशा वो extra step लेना पड़ेगा. You will always have to go that extra mile. Because everybody is running, my dear. इंडिया की population इतनी ज्यादा है मेरे भाई, एक ब्रेड है खाने को, खाने वाले 1000 हैं, किसको दें बताओ? Exactly. So it is one versus so many. So उसमें आप कैसे आगे निकलेंगे unless and until you work hard, extremely hard. Also when you don't get the results in the first time, मैंने पहले भी बताया, don't consider it as a wastage of time and resources. It has not gone into haste. आप उसी चीज को वापस लाइए, उसको अपने प्लेटफॉर्म को कंसिडर करिए कि आपको एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिला हुआ है, अपने शॉर्टकमिंग्स को दूर करिए एंड देन यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, यू विल। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पिछले साल कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे जिसमें मार्टियर्स के बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और कोविड की वजह से जिन्होंने अपने माँ पापा को खोया है, उन बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और आपने देखा है, हमें पढ़ा है टीडीए पेज को, तो अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमें या मेरी टीम को, तो प्लीज सर। I'll take this opportunity to congratulate and offer a big cake of thanks if I could to the gentlemen जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये इनिशिएटिव लेना सबके बस की बात नहीं है, सबके
लिए सोचना पॉसिबल नहीं है। एंड जिस यंग एज पे आप जो कर रहे हैं या जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जूनियर्स के लिए, या वो लोग जो आपको रिस्पेक्ट या अडोर करते हैं, दैट इज समथिंग विच इज रियली रियली स्पेशल। एंड इसी तरह नेशन बिल्डिंग की जाती है। एक राष्ट्र, एक कंट्री रातों रात वो नहीं बन जाता जो वो होता है। वो इन्हीं वैल्यूज पे और इन्हीं मोरल्स ग्राउंड्स पर खेल कर, जीत कर एक कंट्री उसके इंटेंडेड प्लेस पर पहुंचता है। एंड आप जैसे लोग का बहुत बड़ा रोल है उस नेशन बिल्डिंग में। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल माई थैंक यू सो मच। blessings if I'm that senior, and all my wishes for your endeavor. बैंगलोर आइए सर, जल्दी मिलते हैं। We'll meet soon. आएंगे, हर जगह आएंगे। We'll Thank you so much, sir, for coming on our platform. It was such a pleasure to have you, such an honor to have you. Thank you so much, sir. thank you, namaskar, jai hind and good night to everybody. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye, sir.